हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। 7 डे चैलेंज की हमारी आज 5वीं क्लास है। ऑलरेडी 4 क्लास पहले हो चुकी है। एक क्लास सुबह 9 बजे लगती है, एक क्लास रात को 8 बजे लगती है। कल अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, तो हमने अभी तक कृतिका भाग 2 के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे। इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए थे, तो आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने गद्य खंड के सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही हमने लेखक परिचय व कवि परिचय भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम कृतिका भाग 2 जो आपकी बुक है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। और जितने बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन गरीबों का भी भला हो पाए। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो हम सभी जानते हैं कि भैया जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने में बच्चों का स्वाभाविक रुचि होती है। यदि उसे अपनी उम्र के बच्चे खेलते मिल जाए तो सब कुछ क्या हो जाता है, भूल जाता है, और खेलने में क्या हो जाता है, रम जाता है। यही कारण है कि जो भोलेनाथ अपने पिता की गोद में सिसक रहा था, जैसे ही वो अपने साथी बच्चों को देखता है खेलते हुए, वो उनके साथ खेलने लग जाता है और उसका सिसकना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? जो छोटे बच्चे रहते हैं, आप सभी को पता होगा, वो प्रेम को कैसे, वो बोल तो पाते नहीं है, तो क्या करते हैं, जो भी उनके माता पिता उन्हें सिखाते हैं उस बात में रुचि लेते हैं। साथ ही साथ उनके साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, उन्हें चूमते हैं, उनकी गोद में या कंधे पर बैठते हैं। आपने देखा हो छोटे बच्चों को गोद में बैठना या कंधे के ऊपर बैठना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे माता पिता पर अपना अधिकार मानते हैं, इसलिए कई बार वो क्या करते हैं, उनसे जिद भी करते हैं, मांग भी करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की मांग में उनका विरोध नहीं, अभी तो क्या होता है, प्रेम होता है। आप लोगों ने भी कई बार बचपन में लोट लगाई होगी नहीं, फिर घर में धोया होगा, वो बात अलग है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3। गंतोक को मेहनतकश बादशाह का शहर क्यों कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा के अंदर आया है। इस बार भी अभी आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा के अंदर। तो गंतोक मेहनतकश बादशाह का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सुंदर, आकर्षक और स्वच्छ व रमणीय बनाने में वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। तो वहाँ की मेहनती श्रमिकों के साथ साथ वहाँ की आम जनता का भी सहयोग है। मतलब गंतोक में रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताका का लगाना किन किन अलग अवसर की ओर संकेत करता है? देखो, श्वेत का मतलब होता है सफेद और रंगीन का मतलब होता है कलरफुल। तो श्वेत पताका तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट व्यक्ति की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के समय हम सफेद पताकाएं फहराते हैं। पताका का मतलब झंडे। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूसरे किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। जिस भी बुद्धिस्ट व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद पताका या फिर सफेद झंडे क्या करे जाते हैं बेटा, फहराए जाते हैं। और रंगीन पताके जब भी कोई नए कार्य की शुरुआत होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इन पताकाओं को फहराते हैं। और इन्हें हम कभी भी उतारते नहीं है, ये अपने आप क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? तो कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में जितने नार्गे ने लिखा है, ये बताया है कि इस स्थान पर गाइड नाम की फिल्म थी, इसकी शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खेमसन ने लेप्चाओ की शोमेन से कुंजितेक के साथ संधि पत्र यहीं पर हस्ताक्षर करे थे। मतलब ये दो अलग अलग प्रजातियां हैं, दो अलग अलग जातियां हैं, जिनके बीच में संधि पत्र हस्ताक्षर किया गया था। और सिक्किम के दोनों स्थानीय जाति लेप्चा और भूटिया के बीच लंबे समय तक चले झगड़े के बाद यहाँ पर शांति वार्ता की शुरुआत हुई थी। यही वो जगह थी यहाँ पर जहाँ पर क्या हुई थी, शांति की बात हुई थी। ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि सिक्किम की दो स्थानीय जातियों का नाम बताइए, तो लेप्चा और भूटिया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कई बार जो हम प्रश्न उत्तर याद करते हैं उन्हीं से हमारे उत्तर बनते हैं बेटा। और शुरुआत शांति वार्ता के संबंधी 72 स्मारक के रूप में यहाँ पर मौजूद आज भी देखने को हमें मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। ऐसा क्यों? कि भैया जो अनुभव है उसके मुकाबले जो अनुभूति होती है वो बहुत ज्यादा मदद करती है। तो लेखक की ऐसी मान्यता है कि सच्चा लेखन जो है वो भीतरी व्यवस्था से क्या होता है, पैदा होता है। और ये व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है। अनुभूति मतलब आप कैसा महसूस करते हैं, बाहर की घटनाओं को देखकर ये चीज नहीं जागती है। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदन नहीं होता है और अभिव्यक्ति होने के पर पीड़ा नहीं उकलाती, तब तक वो कुछ लिख ही नहीं पाते। मतलब ये कि जब तक उन्हें अनुभूति नहीं होती है, जब तक उनसे अच्छे से लेखन नहीं हो पाता है। प्रश्न क्रमांक 7। काफी छोटे छोटे प्रश्न है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। देखो, जो हम चाहते लिखना अच्छी बात है, परंतु जो बाहर का दबाव है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी एक्स वाई जेड बड़े व्यक्ति के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हो, परंतु वो अगर ज्यादा पावरफुल है तो आप उसके बारे में लिख पाओगे, क्योंकि बाहर का दबाव रहेगा।
तो कुछ रचनाकार के लिए आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाहर का दबाव भी क्या होता है बेटा, महत्वपूर्ण होता है। बाहर दबाव के वे कारक हो सकते हैं जो रचनाकार के लेखन को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव, सांस्कृतिक दबाव और पारिवारिक दबाव। सब प्रकार के दबाव में लेखक क्या करता है, अपने लेखन कार्य को करता है। और दबाव होती है राजनीतिक दबाव, जैसे अगर आप किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के बारे में लिख रहे हो तो कोई ना कोई आपको दबाएगा। आर्थिक स्थिति व्यक्ति को कई बार क्या करती है, पीछा कर देती है। सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज की आप बुराई क्या होता है, समाज आपके खिलाफ हो जाए। परिवार का भी दबाव होता है, तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 8, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है। ऑब्वियस सी बात है, भोलेनाथ पुराने जमाने का है, तो भैया उसके लिए क्या होता था, आंगन हुआ, खेत हुआ, खेत में पड़ी चीजें हुई, ये सब उसके खेलने के आधार थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन हुए, पत्थर हुए, पेड़ों के पत्ते हुए, गीली मिट्टी हुई, घर के सामान हुए, इन सबसे वो क्या करते थे, खेलते थे और बहुत ज्यादा खुश होते थे। परंतु आज आप देखो, जो छोटे छोटे बच्चे थे, आपके छोटे छोटे भाई बहन, वो सब चीजें किससे खेलते हैं, हम लोग किससे खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। हम लोग कई सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर में गेम्स वगैरह खेलते हैं, पबजी सब खेलते होंगे, बैटल ग्राउंड सब खेलते होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें और उस समय में क्या काफी ज्यादा अलग है। और उनके खेल और हमारे खेलों में क्या काफी ज्यादा भिन्नता देखने को या अलगपन देखने को मिलता है। क्लियर चीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज का चाहिए, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट को से सारे वीडियो आपको एक साथ लाइन वाइज मिल जाएंगे। कभी लोग स्टॉप से घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है, इसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता है। तो जो घूमता हुआ चक्र है, कवि जितेंद्र नारे के अनुसार उसका नाम क्या है बेटा, प्रेयर व्हील या धर्म चक्र। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि धर्म चक्र का नाम क्या है, प्रेयर व्हील, या फिर प्रेयर व्हील क्या है, धर्म चक्र है। अब ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। और जितेन की बात ही जैसी कवि सुनते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भारत की आत्मा एक सी ही है कि सभी जगहों पर कुछ ना कुछ इसी प्रकार की चीजें पाप धुल, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अभी कुंभ में सब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सेम चीज ये प्रेयर व्हील जो है, या फिर जो धर्म चक्र है, इसको भी घुमाने से क्या हो जाता है, पाप धुल जाते हैं। तो हर समाज में ऐसी मान्यता हमें देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 10, मात्र 2-3 प्रश्न और बचे हैं, फिर आपकी ये खत्म हो जाएगी क्लास। और काफी छोटी क्लास है और मात्र छोटे छोटे प्रश्न, इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। एंड तक वीडियो को देखें। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस तरह महसूस किया। तो लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर तथा उनके क्रूर प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट को भुगता नहीं मिल पाया। मतलब हिरोशिमा के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि अमेरिका ने वहां पे परमाणु बम फेंक दिया था बेटा। तो एक दिन वो जापान के हिरोशिमा नगर के सड़क पर क्या कर रहा था, घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ी। जैसे ही पत्थर को देखा, पत्थर के ऊपर उसे मानव की छाया देखने को मिली। उस वक्त लेखक को अनुभव हुआ कि यार वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य इस पत्थर के पास क्या होगा, खड़ा होगा, और जो रेडियो थर्मी किरणें उससे निकलती है, उससे व्यक्ति भाप बन के क्या हो गया होगा, उड़ गया होगा, और उसकी छाया इस पत्थर के ऊपर क्या हो गई, आ गई। इसे देखकर लेखक के मन में अनुभूति जाग गई, और लेखक ने प्रत्यक्ष रूप से उस दृश्य का क्या करा, साक्षात्कार करा। और जैसे उस चीज को देखा, अब आप सोचो वो दृश्य कितना भयानक होगा कि कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा एक शहर क्या हो गया है, मिनटों में खत्म हो गया। और आज भी वहां पर उसके कुपरिणाम देखने को मिलते हैं, दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्रों को देखकर लेखिका को पूरे भारत आत्मा एक जैसी क्यों लगी। शायद ये प्रश्न मैंने 2 बार लिख दिया है। हिंदू धर्म में चक्र की बहुत महत्ता है। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो चक्र की बहुत ज्यादा महत्ता है। ऐसा ही कुछ लेखिका के सिक्किम में बौद्ध धर्म के बारे में भी देखने को मिला। सिंपल सी बात इतनी सी कि हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, सब चीजें चक्र से चल रही है भैया। तो सेम चीज क्या बोलते हैं, सिक्किम में बौद्ध धर्म में भी सेम चीज देखने को मिलती है। इसीलिए उसको देखकर उसको लगा कि भारत की आत्मा एक जैसी, मतलब भारत में आप कहीं भी चल जाओ, ये मान्यता आपको समान समान देखने को मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 12, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। ये प्रश्न ऐसा है जिसको आप अपने मन से लिख सकते हो कि भाई हमारे देश के जो जवान है, जो फौजी है, वो कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे कि कठोर मौसम, दुर्गम भूभाग, मतलब जो जमीन है वो भी हमेशा सीधी रहती, दुश्मनों के हमले होते रहते हैं, उनको उसका भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अपने परिवार से क्या करते हैं, दूर रहते हैं, उन्हें मानसिक तनाव भी होता है। आज का अंतिम प्रश्न, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, ऐसा क्यों। तो बेटा कटाव एकदम प्राकृतिक जगह है, यहाँ पर अधिक दुकानें भी नहीं खुली हुई, और ना ही ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, जिसके कारण इसकी सुंदरता एकदम बहुत प्यारी है। क्योंकि ज्यादा लोग घूमने नहीं आते तो ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है, ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है तो लोग नहीं आते तो ज्यादा कचरा नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है। तो जिससे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, बना हुआ है। लेकिन अगर लोग ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें खराब होने लग जाएगी, धीरे धीरे दुकानें बढ़ने लग जाएगी, और ये सब चीजें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर दुकानों का ना होना अपने आप में क्या है, वरदान है। ठीक है।
तो जिस भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट के मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक है, जाए उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, अब सुनो। फ्री मटेरियल में जाओगे, हिंदी 10th नाम का फोल्डर है, उसमें जाओगे। 10th एमपी बोर्ड के आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ज्यादा नंबर नहीं बेटा, 75 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 75 में से 75 पूरे आ जाएंगे। और ये कोई कमेंट बॉक्स में मत लिखना कि हिंदी में 75 में से 75 नहीं आते, पिछले साल ही आए हैं। एमपी बोर्ड ने कॉपी रिलीज करी है मेरी टीएस बच्चों की, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो रेगुलर 9 बजे और 8 बजे डलता रहेगा। वीडियो को वॉच करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय टू ऑल, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं परीक्षा में आपके अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त हो। गुड बाय टू ऑल।